साथियों नमस्कार। साथियों, आज की कहानी सिर्फ राजनीतिक नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जिसने दशकों तक भारत की राजनीति को चलाया है, दौड़ाया है, भगाया है और अब उसी सोच की साथियों नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी गजब की ये आज की जो स्टोरी है वो आपको बता रहा हूं मैं। साथियों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि भैया जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ आते हो। अगर बबूल का पेड़ लगाया है उस पे आम की उम्मीद कर रहे हो तो आप मूर्ख हो। साथियों, आज देश की कई विपक्षी पार्टियों की हालात बिल्कुल इसी तरीके की दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जिस राजनीति को विपक्ष ने दशकों तक सींचा, उसमें पानी डाला, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही राजनीति उनके लिए सबसे बड़ा संकट बनती जा रही है। आजादी के बाद से लेकर कई दशकों तक भारत की राजनीति का एक बड़ा फार्मूला था। वो फार्मूला क्या था? सीधा सीधा फार्मूला था कि भैया मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करो और हिंदुओं को जो है जातियों में बांट दो और सत्ता की कुर्सी पर जाकर मलाई खाओ। वाह जी वाह, यही बनी हुई थी। और धीरे धीरे धारणा बनाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी विचारधारा को मुसलमानों से हमेशा दूर रखना है। ऐसा माहौल बना दिया गया था पूरे देश में कि अगर कोई मुसलमान बीजेपी के करीब जाता है, बीजेपी को पार्टी को वोट देता है, तो उसे अपने समाज में भी जो है साथियों शक की नजर से देखा जाने लगता था। और फिर क्या हुआ साथियों? फिर एक पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम वहां पर अपने देश में खड़ा कर दिया गया, जिसने ये नैरेटिव और ज्यादा मजबूत कर दिया कि अगर किसी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक मिल गया तो उसकी सत्ता लगभग तय मानी जाती थी। ये मान लिया जाता था कि वो आदमी जो है सत्ता की कुर्सी पर पहुंच जाएगा। लेकिन 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। क्या था वो बदलाव? और इस बदलाव का केंद्र बने नरेंद्र मोदी। देखिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की राजनीति को अगर आपको समझना है तो एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये लोग जो है चुनावी राजनीति को 5 साल की लड़ाई नहीं मानते, मतलब छोटे टाइम के लिए नहीं मानते। ये 25 से 30 साल की राजनीति पर अपना काम करते हैं। पहले हारेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हारेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हारेंगे और फिर एक दिन ये खड़े हो जाते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल इसका साथियों सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी आपने देखा भी है, बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार बना ली है। दशकों तक वहां पर वामपंथ का पश्चिम बंगाल में शासन रहा। फिर ममता बनर्जी जो है उसका दौर आया बीजेपी के लिए। वहां जमीन लगभग आप ये मान लो शून्य थी, कोई भी उनका बीजेपी का एमएलए नहीं होता था। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जमीन पर लगे रहते थे, काम करते रहते थे। उन्होंने मार भी खाई, हिंसा भी झेली। और आपको पता ही है 2021 के चुनाव के बाद जो हालात बने, कई लोगों को लगा था कि भैया अब जो है बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में पीछे हट जाएगी, पश्चिम बंगाल को बीजेपी छोड़कर भाग जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पार्टी ने 5 साल लगातार वहीं रहकर जमीन पर काम किया और आज बंगाल की राजनीति पूरे तरीके से बदलती हुई आप सबको भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ सबसे अहम बात समझिए, मोदी जो है वो राजनीति में 2 बड़े बदलाव लेकर आए हैं। पहला बदलाव ये है कि उन्होंने मुस्लिम वोटों के वीटो की जो राजनीति थी उसको पूरे तरीके से आप ये मानो कमजोर कर दिया। कमजोर भी नहीं कर दिया, ये मानो खत्म कर दिया है। पहले ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या बंगाल ऐसे राज्यों में मुस्लिम समर्थन के बिना सत्ता में आना तो बिल्कुल असंभव है, बहुत टेढ़ी चीज है, कोई आ ही नहीं सकता है। लेकिन बीजेपी ने कई राज्यों में बिना मुस्लिम वोटों के बड़े जनादेश हासिल करके इस सोच को पूरे तरीके से तोड़ दिया है। दूसरा बड़ा बदलाव की बात करते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि हिंदू वोटों को एक नया राजनीतिक ध्रुवीकरण बीजेपी ने दे दिया है। पहले हिंदू वोटों जो था वो जातियों में बटा रहता था। तू यादव है, तू कुर्मी है, तू जाटव है, तू ब्राह्मण है, तू राजपूत है, तू दलित है, तू पिछड़ा है। इस तरीके से सब लोगों को बांटे रखते थे और राजनीति इन्हीं समीकरणों पर चलती थी। लेकिन अब एक नई राजनीतिक पहचान बनाई जा रही है और वो राजनीतिक पहचान क्या है? वो है हिंदू वोट बैंक। और यही बात जो है विपक्षी दलों की भी सबसे बड़ी चिंता का आज के दिन कारण बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? इसके पीछे भी एक गहरा राज है। क्योंकि दशकों तक उनकी राजनीति इसी सोच के ऊपर टिकी हुई थी कि भैया हिंदू कभी भी एकजुट होकर एक जगह पर वोट कभी नहीं करेगा, वो जातियों में हमेशा बटा रहेगा। लेकिन अब हालात जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आज कई नेता अचानक कूदकर मैदान में आ गए और खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में लगा हुए हैं।
कोई मंदिर में जा रहा है, कोई जनेऊ पहन रहा है, कोई मंदिर में जाके लंबा लेट रहा है, कोई कह रहा है कि भैया मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, मैं भारत का सबसे बड़ा हिंदू हूँ। लेकिन साथियों, जनता अब उन्हीं से सवाल पूछ रही है कि भैया अब तुम हिंदू बन रहे हो, जब राम मंदिर का विरोध हो रहा था तब आपकी ये आस्था कहाँ गई थी? जब राम को काल्पनिक पात्र बताया जा रहा था तब आपकी आवाज क्यों नहीं निकली थी? जब कार सेवकों पर वहां अयोध्या के अंदर गोलियां चलाई जा रही थी तब आपका भैया सेकुलरिज्म कहाँ गया था? और यही सवाल जो है अब राजनीति के केंद्र में आ गया है और यही विपक्ष जो है इस चीज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि दशकों तक हिंदू पहचान की राजनीति को उन्होंने सांप्रदायिक कहकर हमेशा नकार दिया और खारिज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ खुले तौर पर मुस्लिम वोटों की राजनीति लगातार वो करते रहे, उनके प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों में होती रही। और अब पहली बार बड़ी संख्या में लोग पूछ रहे हैं, भैया अगर मुसलमानों का राजनीतिक ध्रुवीकरण सेकुलरिज्म है तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक कैसे हो गया भैया? ये जो विपक्षी पार्टियां जो भ्रम फैला रखा था ना, वो भ्रम उनका टूट चुका है। और यही वो सवाल है जिसने पूरे राजनीतिक नैरेटिव को पूरे तरीके से लाकर धड़ाम से पटक दिया है। असम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है साथियों, जहां पर बड़ी मुस्लिम आबादी के बावजूद बीजेपी जो है लगातार वहां पर सत्ता में बनी हुई है, लगातार तीसरा टर्म आ गया है। पश्चिम बंगाल इसका दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण जो है वहां पर अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां लंबे समय तक बीजेपी को बाहरी पार्टी कहा गया, लेकिन अब वही पार्टी मुख्य धारा में मुख्य चुनौती बनकर वहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी खड़ी हो गई है। और मजे की बात यह है कि विपक्ष अभी भी इस बदलाव की गहराई को पूरे तरीके से समझ नहीं पाया है। उन्हें अब भी ये लगता है कि सिर्फ जातीय समीकरणों से राजनीति उनकी चल जाएगी, लेकिन जमीन पर एक नया भाव साथियों पूरे भारत में पैदा हो चुका है, सांस्कृतिक पहचान का भाव। और राजनीति में जब सांस्कृतिक पहचान वोट में बदलने लगती है ना, तो बड़े बड़े समीकरण धराशायी हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हर राज्य में एक जैसा परिणाम आएगा। दक्षिण भारत जो है अभी भी अलग राजनीतिक सोच वहां पर वहां के जो लोग हैं वो रखते हैं। केरल है, तमिलनाडु है, ऐसे राज्यों में समीकरण अभी भी अलग है। लेकिन राजनीति में हवा जो है बदलती है, और जब हवा बदलती है तो सबसे पहले जो पुराने फार्मूले, सेट फार्मूले होते हैं जो राजनीतिक पार्टियों ने बनाए होते हैं, सबसे पहले वो पुराने फार्मूले फेल होने लगते हैं। आज वही हो रहा है। कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, या ऐसा कोई क्षेत्रीय दल लोकल वहाँ की कोई पार्टी हो, उनकी सबसे बड़ी समस्या साथियों समझने की जरूरत है, उनकी सबसे बड़ी समस्या बीजेपी नहीं है। ये बहुत समझने की बात है। उनकी सबसे बड़ी समस्या बीजेपी नहीं है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है उनका पुराना राजनीतिक मॉडल। और वो मॉडल जो है अब कमजोर पड़ने लगा है। और जब कोई राजनीतिक मॉडल कमजोर होता है तो नेता अचानक अपनी भाषा को बदलने लगते हैं, पूरे तरीके से बदलने लगते हैं। जो लोग कभी खुलकर हिंदुत्व का विरोध करते थे, चिल्लाते थे कि हिंदू जो है सेकुलर नहीं है, हिंदू तो मार काट मचाता है, ये करता है, वो करता है, आज वही मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, जाके लंबे लेट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हिंदू वोट बड़े स्तर पर एकजुट हो गया तो दशकों की उनकी जो राजनीति है वो सारी की सारी बदल जाएगी। और शायद यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक नए मोड़ पर जो है आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ पुरानी जातीय और तुष्टीकरण वाली राजनीति है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक और पहचान पर आधारित राजनीति है। अब आने वाले वर्षों में कौन सा मॉडल टिक पाएगा ये तो भैया जनता ही तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है साथियों कि भारत की राजनीति वैसी नहीं रहने वाली जैसी आज से लगभग 20 से 25 साल पहले हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश ये सिर्फ राज्य नहीं है, ये आने वाली राजनीतिक बदलाव की प्रयोगशालाएं साथियों बन चुके हैं। और अगर विपक्ष अब भी इस बदलती हुई हवा को नहीं समझ पाया तो आने वाला समय बहुत विपक्ष के लिए खराब है। और आने वाले समय में कई बड़े राजनीतिक दल इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे। उनको आप सिमटते हुए खुद अपनी आंखों से देखोगे। अब सवाल आपसे भी है भैया, आप भी कुछ बताओ जरा, क्या भारत की राजनीति सच में एक नई युग में प्रवेश कर चुकी है? क्या जातीय राजनीति की जगह अब सांस्कृतिक राजनीति ले रही है? कमेंट करके जरूर बताना भैया। इस वीडियो में साथियों इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, अभी भैया खाना वाना खाने जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।